नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य 1000 प्रश्न उत्तर का हमारा जो मैराथन क्लास चल रहा है, इसका अब तक जो है हमने 7 क्लास कंप्लीट कर लिया है। आज 8वां क्लास है और आज भी हम हिंदी साहित्य के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और इससे पहले हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के प्रमुख काल विभाजन और नामकरण से जुड़े प्रश्न उत्तर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? तो विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उदय शंकर भट्ट। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्रोहिणी अम्बा किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये नाटक विधा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु, विक्रमादित्य, लहरों के राजहंस एवं दशाश्वमेध नाटक में से प्रछन्न नायक गौतम बुद्ध हैं। तो इन नाटकों में से किस नाटक के नायक गौतम बुद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लहरों के राजहंस। तो लहरों के राजहंस नाटक में जो नायक हैं वो हैं गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना में से सर्वाधिक नाटकों के रचयिता कौन है? तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री, लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना में से सर्वाधिक नाटकों के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लक्ष्मी नारायण लाल। इन्होंने सर्वाधिक नाटकों की रचयिता या रचना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हल्कू और झबरा कुत्ता। हल्कू और झबरा कुत्ता जो हैं ये की रात कहानी के प्रमुख पात्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज का 7वां घोड़ा कहानी के लेखक कौन है? तो सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका धर्मवीर भारती। और सूरज का 7वां घोड़ा जो है ये उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। सूरज का 7वां घोड़ा, तो इसकी जो विधा है वो है उपन्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यासिक जीवनी आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो आवारा मसीहा जो है ये किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शरद चंद्र के जीवन पर। और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरोखे, कड़ियाँ, बसंती तथा पीढ़ियाँ उपन्यास में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? तो झरोखे, कड़ियाँ, बसंती तथा पीढ़ियाँ उपन्यास में से भीष्म साहनी द्वारा रचित कौन सा उपन्यास नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पीढ़ियाँ। बाकी झरोखे, कड़ियाँ और बसंती के लेखक हैं भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वरुण के बेटे। माटी की मूर्तें के लेखक कौन है? माटी की मूर्तें, तो इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? ये प्रश्न भी कई बार विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी। महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। कृष्णा सोबती द्वारा रचित संस्मरणात्मक ग्रंथ क्या है? तो कृष्णा सोबती द्वारा रचित संस्मरणात्मक ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हम हशमत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका टी.एस. इलियट ने। टी.एस. इलियट। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कॉलरिज। पेरिप्सिस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया था? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पेरिप्सिस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये किया था लॉन्जाइनस ने। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेरिप्सिस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लॉन्जाइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए, ये विचार किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। तो ये कथन किसका है? तो ये कहा है पाश्चात्य चिंतक वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नया साहित्य नया प्रश्न ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नया साहित्य नया प्रश्न ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। प्रतिभा का संबंध किससे है? तो प्रतिभा का संबंध किससे है? तो ये है काव्य हेतु से। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? तो कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके अलावा भारतेंदु मैगजीन और बाल बोधिनी, इसके संपादक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे जो है कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा रचना जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पहले प्रकाशित हुई थी ज्ञानदीप। ज्ञानदीप, इसका समय है 1619 1619। इसके बाद प्रेम रतन, इसका रचनाकाल जो है ये पता नहीं चल पाया है कि ये कब प्रकाशित हुई थी। इसके बाद हंस जवाहिर, ये प्रकाशित हुई थी 1736 1736 में। और फिर इंद्रावती, ये प्रकाशित हुई थी 1744। तो पहले प्रकाशित हुई थी ज्ञानदीप, इसके बाद प्रेम रतन, फिर हंस जवाहिर और फिर इंद्रावती। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाकाल के आधार पर रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो रचनाकाल के आधार पर रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है, अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी चंदायन, फिर मृगावती, फिर मधुमालती और फिर चित्रावली। चंदायन के लेखक हैं मुल्ला दाऊद
मृगावती के लेखक हैं कुतुम्बन। मधुमालती के लेखक हैं मंझन और चित्रावली के लेखक हैं उस्मान। तो यहाँ से जो है रचनाओं के कवियों के नाम भी पूछा जा सकता है, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मकाल के आधार पर रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे नीचे कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, कुछ रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। व्यवस्थित करके बताना है कि कौन सबसे पहले आए थे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, पहले आते हैं केशव दास, इनका समय है 1555। इसके बाद आते हैं सेनापति, इनका समय है 1589। फिर चिंतामणि, इनका समय है 1600। और फिर आते हैं भूषण कवि, इनका समय है 1613। तो पहले आते हैं केशव दास, फिर सेनापति, फिर चिंतामणि और फिर भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मकाल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम यहाँ पूछा गया है। तो नीचे कुछ कवियों के नाम दिए गए हैं, तो इनको जो है व्यवस्थित या सही तरीके से अनुक्रम करके बताना है कि कौन सबसे पहले आए थे। तो सबसे पहले आए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका समय है 1850। फिर आए थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका समय है 1855। फिर आए थे प्रताप नारायण मिश्र, इनका समय है 1856। और फिर आए थे जगमोहन सिंह, इनका समय है 1857। तो पहले आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रेमघन इनका उपनाम है। फिर आते हैं प्रताप नारायण मिश्र और फिर जगमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी कानन कुसुम, इसका समय है 1913। फिर झरना, इसका समय है 1918। फिर आंसू, इसका समय है 1925। और फिर लहर, इसका समय है 1933, 1933। तो पहले प्रकाशित हुई थी कानन कुसुम, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर झरना, फिर आंसू और फिर लहर। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मकाल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आए थे नागार्जुन, इनका समय है 1910। फिर भवानी प्रसाद मिश्र, इनका समय है 1914। फिर आते हैं त्रिलोचन, इनका समय है 1917। और फिर नरेश मेहता, इनका समय है 1922। तो सबसे पहले आते हैं नागार्जुन, फिर भवानी प्रसाद मिश्र, फिर त्रिलोचन और फिर नरेश मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे नीचे भीष्म साहनी द्वारा रचित कुछ नाटक दिए गए हैं, तो इनको सही तरीके से जो है अनुक्रम करके बताना है कि सबसे पहले कौन सा नाटक जो है वो प्रकाशित हुआ था। तो सबसे पहले आता है हानुस, हानुस सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, इसका समय है 1977। इसके बाद प्रकाशित हुई थी कबीरा खड़ा बाजार में, इसका समय है 1981। फिर माधवी, ये प्रकाशित हुई थी 1984 में। और फिर आलमगीर, ये नाटक प्रकाशित हुई थी 1999 में। तो पहले प्रकाशित हुई थी हानुस, फिर कबीरा खड़ा बाजार में, ये कबीरदास के जीवन पर आधारित है, कबीरा खड़ा बाजार में। फिर माधवी और फिर आलमगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथावस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ये प्रश्न भी आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो फिर से पढ़ते हैं, कथावस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ
प्रकृति कहा जाता है? तो 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आता है बीज, फिर बिंदु, फिर पताका, फिर प्रकृति और फिर कार्य। तो पहले बीज, फिर बिंदु, फिर पताका, फिर प्रकृति और फिर कार्य जो है, ये 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्थ प्रकृतियाँ कितने प्रकार की होती हैं या इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी उसके हिस्से की धूप, इसका समय है 1975। फिर प्रकाशित हुई थी चित कोबरा, इसका समय है 1979। फिर प्रकाशित हुई थी मैं और मैं, इसका समय है 1984। और फिर कठ गुलाब, इसका समय है 1996। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी उसके हिस्से की धूप, फिर चित कोबरा, फिर मैं और फिर कठ गुलाब। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कठ गुलाब इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मृदुला गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के कहानियों का सही अनुक्रम क्या है यहाँ पे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, पहले प्रकाशित हुई थी छाया, इसका समय है 1912। फिर प्रकाशित हुई थी प्रतिध्वनि, इसका समय है 1926। फिर प्रकाशित हुई थी आकाश दीप, इसका समय है 1929। और फिर प्रकाशित हुई थी इंद्रजाल, इसका समय है 1936। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी छाया कहानी संग्रह, फिर प्रतिध्वनि, फिर आकाशदीप और फिर इंद्रजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे कुछ उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, बताना है कि इनका सही समय क्या है या इसका सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी सूनी घाटी का सूरज, सूनी घाटी का सूरज, तो इसका समय है 1957। फिर प्रकाशित हुई थी सीमाएं टूटती हैं, सीमाएं टूटती हैं, तो इसका समय है 1973। फिर प्रकाशित हुई थी मकान, इसका समय है 1976। और फिर प्रकाशित हुई थी विश्रामपुर का संत, इसका समय है 1998। तो पहले प्रकाशित हुई थी सूनी घाटी का सूरज, फिर सीमाएं टूटती हैं, फिर मकान और फिर विश्रामपुर का संत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे कुछ आत्मकथाओं के नाम दिए गए हैं, तो इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है या इनका सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका समय है 1969। फिर बसेरे से दूर, ये प्रकाशित हुई थी 1978। फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान, ये प्रकाशित हुई थी 1986। और फिर जो मैंने जिया, ये प्रकाशित हुई थी 1992 में। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। फिर प्रकाशित हुई थी बसेरे से दूर, फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान और फिर जो मैंने जिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी
अशोक के फूल, इसका समय है 1948। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद प्रकाशित हुई थी कल्पलता, इसका समय है 1951। फिर कुटज, इसका समय है 1964। और फिर आलोक पर्व, इसका समय है 1972। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी अशोक के फूल, फिर कल्पलता, फिर कुटज और फिर आलोक पर्व। ये जो है निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में रचनाओं के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में रचनाकारों के नाम। तो सबसे पहले आता है रास पंचाधई। इसके लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रास पंचाधई के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नंददास। प्रेम वाटिका, इसके लेखक कौन है? प्रेम वाटिका, तो इसके लेखक हैं रसखान। फिर कवित रत्नाकर, इसके लेखक हैं सेनापति। और फिर बरवे नायिका भेद, ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बरवे नायिका भेद के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रहीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, बताना है कि कौन से पंक्ति के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, पहले प्रकाशित हुई थी। पहला पंक्ति पढ़ते हैं। कौन परी यह बानी अरी, नित नीर भरी गगरी ढरकावे। तो कौन परी यह बानी अरी, नित नीर भरी गगरी ढरकावे, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रताप शाही। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है बोधा ने। चोजी मोजिन के महाराज, हम कविराज हैं पेचाकर चतुर के, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ठाकुर कवि। चांदनी के भारन दिखात उन्नयो सो चंद, गंध ही के भारन बहत मंद मंद, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं द्विजदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में रचनाकारों के नाम। तो सही तरीके से इनको जो है मिलान करना है। तो सबसे पहले आते हैं प्रबंध चिंतामणि। तो इस रचना के लेखक कौन है? प्रबंध चिंतामणि, तो इसके लेखक हैं मेरुतुंग, जनाचार्य मेरुतुंग। फिर रणमल छंद, रणमल छंद, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं श्रीधर। फिर जयचंद प्रकाश, इसके लेखक कौन है? जयचंद प्रकाश, तो इसके लेखक हैं भट्ट केदार। और फिर जय मयंक जस चंद्रिका, इसके लेखक कौन है? जय मयंक जस चंद्रिका, तो इसके लेखक हैं मधुकर कवि। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, प्रबंध चिंतामणि और जय मयंक जस चंद्रिका, तो इनको आप नोट कर लीजिए, इनके रचनाकारों के नाम। तो प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं मेरुतुंग और जय मयंक जस चंद्रिका, इसके लेखक हैं मधुकर कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है। पहले सूची में कविताओं के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में इनके प्रकाशन वर्ष। तो बताना है कि कौन सी कविता जो है किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो सबसे पहले आता है प्रेम माधुरी, इसका प्रकाशन समय क्या है? तो प्रेम माधुरी का प्रकाशन समय है 1875। फिर एकांतवासी योगी, इसका प्रकाशन समय क्या है? एकांतवासी योगी, तो ये प्रकाशित हुई थी 1886 में। फिर हिम
तरंगिणी ये प्रकाशित हुई थी 1949 में, और फिर निहार ये प्रकाशित हुई थी 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में कविताओं के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में प्रकाशन समय। तो सबसे पहले आता है कुकुरमुत्ता। ये कब प्रकाशित हुई थी? कुकुरमुत्ता तो ये प्रकाशित हुई थी 1942 में। इसके लेखक हैं निराला। फिर हुंकार ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1939 या 1940 के आसपास। तो अगर ऑप्शन में 1939 या 1940 आता है तो दोनों ही सही हैं। तो दोनों में से कोई एक आता है तो आप टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भग्नदूत ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी 1933 में। और फिर प्रेम संगीत इसका प्रकाशन समय क्या है? प्रेम संगीत तो ये प्रकाशित हुई थी 1937 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में पात्रों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में रचनाओं के नाम। तो सबसे पहला पात्र आता है राधा। तो राधा किस रचना की पात्र है? तो ये प्रिय प्रवास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र मानी जाती है। इसके बाद जाम्बवान। तो जाम्बवान जो है ये राम की शक्ति पूजा काव्य की पात्र है। जाम्बवन इसके भी लेखक हैं निराला। प्रिय प्रवास के लेखक हैं हरिओध। जाम्बवन के अलावा हनुमान, लक्ष्मण, राम, रावण ये भी जो है राम की शक्ति पूजा के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर किस रचना का पात्र है? युधिष्ठिर तो ये महाप्रस्थान के अंतर्गत आते हैं। और फिर केश कंबली ये बहुत ही प्रसिद्ध पात्र हैं। केश कंबली तो ये असाध्य वीणा काव्य के पात्र हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम असाध्य वीणा को साध्य किया था, वो थे केश कंबली। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी मिलान करना है। पहले सूची में स्त्री चरित्र या पात्रों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में नाटकों के नाम। तो बताना है कि कौन सा पात्र जो है किस नाटक के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले शीलवती तो ये किस नाटक की पात्र है? शीलवती तो ये सूरज की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक की पात्र है। शीलवती सूरज की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। शर्मिष्ठा किस नाटक की पात्र है? शर्मिष्ठा तो ये देहांतर नाटक की पात्र है। इसके बाद सुरेखा तो सुरेखा किस नाटक की पात्र है? तो ये द्रौपदी नाटक की पात्र है। और फिर उर्वी ये पहला राजा नाटक की पात्र है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। खास करके सुरेखा और शीलवती ये कई बार पूछा गया है कि ये किस नाटक के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में उपन्यासों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में लेखकों के नाम। तो पहले आता है भाग्यवती। तो भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं श्रद्धाराम फिल्लोरी। फिर आता है नूतन ब्रह्मचारी। तो ये किस लेखक की रचना है? नूतन ब्रह्मचारी तो इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद अधखिला फूल, इसके लेखक कौन है? अधखिला फूल तो इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। और फिर आदर्श दंपति, इस उपन्यास के लेखक कौन है? आदर्श दंपति तो इसके लेखक हैं लज्जाराम मेहता।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आत्मकथाओं के बारे में कहा गया है और यहाँ पे लेखकों के बारे में, तो मिलान करना है कि कौन सा आत्मकथा जो है किस लेखक ने लिखा है। तो सबसे पहले आता है पानी बिच मीन पियासी। तो पानी बिच मीन पियासी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मिथिलेश्वर। आज के अतीत, आत्मकथा के लेखक कौन है? आज के अतीत, तो इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। पिंजरे की मैना, पिंजरे की मैना आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चंद्र किरण। और फिर हादसे, इसके लेखक हैं रमणिका गुप्ता। तो हादसे आत्मकथा के लेखक हैं रमणिका गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में रचनाकारों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में रचनाओं के नाम। तो सबसे पहले आता है भरत। तो भरत ने किस ग्रंथ की रचना की है? भरत मुनि। तो इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है। इसके बाद धनंजय, इन्होंने क्या लिखा है? धनंजय, तो इन्होंने लिखा है दशरूपक। फिर सागर नंदी, तो सागर नंदी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, तो इन्होंने लिखा है नाटक लक्षण रत्नकोश। तो नाटक लक्षण रत्नकोश के लेखक हैं सागर नंदी। और फिर नाट्य दर्पण, इसके लेखक कौन है? नाट्य दर्पण, तो इसके लेखक हैं रामचंद्र गुणचंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधी, मगही, भोजपुरी तथा मैथिली बोली में से बिहारी हिंदी से संबंध कौन नहीं है? तो अवधी, मगही, भोजपुरी तथा मैथिली बोली में से बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अवधी। अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बाकी मगही, भोजपुरी और मैथिली ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत रचना के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का अतीत रचना के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दोहा मूलतः किस प्रकार का छंद है? तो दोहा मूलतः किसका छंद है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का छंद है दोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक दोहा दिया गया है, बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो दोहा पढ़ते हैं। संदेश रहु सवित थरऊ हऊ कणह असमथ। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अब्दुल रहमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई है, बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो पंक्ति पढ़ते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। तो इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो फिर से पढ़ते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। तो इस काव्य पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गुरु नानक। आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंभनदास, कृष्णदास, चित्तस्वामी तथा ध्रुवदास में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कुंभनदास, कृष्णदास, चित्तस्वामी तथा ध्रुवदास में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ध्रुवदास। ध्रुवदास जो हैं ये अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी कुंभनदास, कृष्णदास,
छित्रस्वामी, सूरदास, ये सभी जो हैं अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी एक काव्य पंक्ति दी गई है, बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। तुम नीके दुही जानत गया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पिया। तो इसके लेखक कौन है? तो फिर से पढ़ते हैं। तुम नीके दुही जानत गया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पिया। तो इसके लेखक हैं कुंभन दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमान चरित के रचयिता कौन है? तो हनुमान चरित के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक हैं रामल पांडे। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? तो ललित ललाम बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मतीराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेल सो बनाए आय मेलत, सभा के बीच लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है। इस काव्य पंक्ति के लेखक कौन है? तो फिर से पढ़ते हैं। डेल सो बनाए आय मेलत, सभा के बीच लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है। तो इसके लेखक हैं ठाकुर। यहाँ पे ये जो शब्द है लोगन, जो लोगन शब्द है, यहाँ से पता लगा सकते हैं कि इसके लेखक कौन है। तो जहाँ पे लोगन शब्द है तो आप जान लीजिए उसके लेखक हैं ठाकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु मंडल के लेखक कौन नहीं है? तो भारतेंदु मंडल के लेखक कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह जो है ये भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। बाकी प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, ये सभी जो हैं ये भारतेंदु मंडल के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस कलश रचना के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये रस कलश। तो इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई है, बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो पंक्तियाँ पढ़ते हैं पहले। क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ मैं समूह को समोय हूँ। तो इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो फिर से पढ़ते हैं। क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ मैं समूह को समोय हूँ। तो इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो पहले के दो पंक्तियां हैं, क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूं, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। अक्सर यही पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी पंक्तियाँ दी गई है, बताना है इसके लेखक कौन है। तो पहले पंक्तियाँ पढ़ते हैं। आज मैं अकेला हूँ अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है। तो इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो आज मैं अकेला हूँ अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है। तो इसके लेखक हैं त्रिलोचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु कौन सी रचना या कौन सा उपन्यास मानी जाती है या माना जाता है? तो स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु कौन सा उपन्यास माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मित्रों मरजानी। तो मित्रों मरजानी उपन्यास जो है ये स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकरशेष का नाटक कौन सा है? तो दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकरशेष का नाटक कौन सा है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1 और द्रोणाचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, बताना है कि इसके लेखक कौन है या ये कौन से नाटक के अंतर्गत आता है ये पंक्ति। तो सबसे पहले नाटक पढ़ते हैं, पंक्ति पढ़ते हैं। कविता करना अनंत पुण्य का फल है, इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। तो ये संवाद या पंक्ति किस नाटक के अंतर्गत आती है? तो फिर से पढ़ते हैं। कविता करना अनंत पुण्य का फल है, इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। तो ये जो है स्कंदगुप्त नाटक का संवाद है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठेस कहानी के लेखक कौन है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ठेस किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये कहानी विधा के अंतर्गत आती है। फणीश्वर नाथ रेणु अपने आंचलिक उपन्यासों की वजह से अत्यंत ही प्रसिद्ध हुए थे, जैसे मैला आंचल, पड़ती परिकथा, पलटू बाबू रोड, जुलूस। ये सभी जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु के अत्यंत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ स्वरस्य ही कविता का प्राण है, ये कथन किसका है? तो अर्थ स्वरस्य ही कविता का प्राण है, ये कथन किसका है? तो ये लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई.ए. रिचर्ड्स की कृति कौन सी नहीं है? तो आई.ए. रिचर्ड्स की कृति कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कल्चर एंड अनार्की। इसके लेखक आई.ए. रिचर्ड्स नहीं है और इसके वास्तविक लेखक हैं मैथ्यू आर्नल्ड। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कल्चर एंड अनार्की के वास्तविक लेखक हैं मैथ्यू आर्नल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, बताना है कि इनका सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी दोहा कोश, इसका समय है 8वीं शताब्दी। फिर श्रावकाचार, इसका समय है 10वीं शताब्दी। फिर संदेश रासक, ये प्रकाशित हुई थी 12वीं या 13वीं शताब्दी के मध्य। और फिर कीर्तिलता, ये प्रकाशित हुई थी 14 या 15 शताब्दी के अंतर्गत। तो पहले प्रकाशित हुई थी दोहा कोश, फिर श्रावकाचार, फिर संदेश रासक और फिर कीर्तिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे कुछ कवियों के नाम दिए गए हैं, तो इनको जो है सही तरीके से या व्यवस्थित तरीके से बताना है कि सबसे पहले कौन आए थे। तो सबसे पहले आते हैं कुतुम्बन, इनका समय है 16वीं शताब्दी। फिर आते हैं उस्मान कवि, इनका समय है 1613। फिर आते हैं नूर मोहम्मद, इनका समय है 1644। और फिर आते हैं कासिम शाह, इनका समय है 1793। तो सबसे पहले आते हैं कुतुम्बन, फिर उस्मान, फिर नूर मोहम्मद और फिर कासिम शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाकाल के अनुसार काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे कुछ काव्य कृतियाँ दी गई है, बताना है कि इनका सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी ललित ललाम, इसका समय माना जाता है संवत 1716 से 1745 के मध्य। इसके बाद भाव विलास, इसका समय माना जाता है 1746। फिर श्रृंगार निर्णय, इसका समय माना जाता है संवत 1809। और फिर जगत विनोद, इसका समय माना जाता है संवत 1810। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी ललित ललाम, फिर भाव विलास, फिर श्रृंगार निर्णय और फिर जगत विनोद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म काल के अनुसार
कथाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे कुछ कथाकारों के नाम दिए गए हैं, बताना है कि इनका सही समय या इनका सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले आते हैं भगवती चरण वर्मा। इनका समय है 1903 से 1981। फिर आते हैं जैनेन्द्र कुमार। इनका समय है 1905 से 1988। फिर आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका समय है 1907 से 1979। और फिर आते हैं अमृतलाल नागर। इनका समय है 1916 से 1990। तो सबसे पहले आते हैं भगवती चरण वर्मा, फिर आते हैं जैनेन्द्र कुमार, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी और फिर अमृतलाल नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे जो है प्रकाशन वर्ष के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम पूछा गया है कि कौन सी पत्रिका कब पहले प्रकाशित हुई थी, ये जानना आवश्यक है। तो इनका सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी आजकल। तो आजकल का समय है 1945, 1945 को ये प्रकाशित हुई थी। फिर सारिका, ये प्रकाशित हुई थी 1960 में। फिर समकालीन भारतीय साहित्य, ये प्रकाशित हुई थी 1980 में। और फिर नया ज्ञानोदय, ये प्रकाशित हुई थी 2002 में। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी आजकल, इसके बाद सारिका, फिर समकालीन भारतीय साहित्य और फिर नया ज्ञानोदय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम यहाँ पूछा गया है। तो सबसे पहले कौन सी कहानी जो है प्रकाशित हुई थी, तो इनको जो है सही व्यवस्थित तरीके से बताना है, इनका सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी इंदुमती। इंदुमती, इसके लेखक हैं किशोरी दास गोस्वामी। ये प्रकाशित हुई थी 1900 में। फिर आई थी उसने कहा था, इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका समय है 1915। फिर मकरिल, ये प्रकाशित हुई थी 1934 में। और फिर कफन, ये प्रकाशित हुई थी 1936 में। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी इंदुमती, फिर उसने कहा था, फिर मकरिल और फिर कफन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन काल के आधार पर भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम यहाँ बताना है। तो भीष्म साहनी के नाटकों का सही समय या सही तरीके से इसको व्यवस्थित करके बताना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी हानुस। तो हानुस का समय है 1977। फिर प्रकाशित हुई थी माधवी। तो इसका समय है 1985। माधवी नाटक का समय है 1985। फिर प्रकाशित हुई थी मुआवजे। तो मुआवजे नाटक का समय है 1993। और फिर प्रकाशित हुई थी आलमगीर। इसका समय है 1999। तो सबसे पहले हानुस, फिर माधवी, फिर मुआवजे और फिर आलमगीर। तो ये इसका सही अनुक्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम यहाँ पे व्यवस्थित करके बताना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी बिना दीवारों के घर। इसका समय है 1965। फिर ठहरा हुआ पानी, इसका समय है 1975। फिर जो राम रची राखा, इसका समय है 1981। और फिर नेपथ्य राग, इसका समय है 2004। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी बिना दीवारों का घर, फिर ठहरा हुआ पानी, फिर जो राम रची राखा और फिर नेपथ्य राग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो नीचे कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, तो इनको जो है सही तरीके से व्यवस्थित करके बताना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी संपत्ति शास्त्र। तो इसका समय है 1908। फिर प्रकाशित हुई थी साहित्यालोचन।
इसका समय है 1949। फिर प्रकाशित हुई थी संस्कृति के 4 अध्याय। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय। ये प्रकाशित हुई थी 1956 में। और फिर मध्यकालीन बोध का स्वरूप, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये प्रकाशित हुई थी 1970 में। तो सबसे पहले संपत्ति शास्त्र, फिर साहित्यालोचन, फिर संस्कृति के 4 अध्याय और फिर मध्यकालीन बोध का स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाकाल के आधार पर ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। तो नीचे कुछ ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करके बताना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी काव्यादर्श। तो काव्यादर्श प्रकाशित हुई थी 650 ईस्वी में। फिर ध्वन्यालोक, इसका समय है 9वीं शताब्दी। फिर काव्य मीमांसा, इसका समय है 880 से 1920 ईस्वी के आसपास या इसके मध्य ये प्रकाशित हुई थी। और फिर साहित्य दर्पण, ये प्रकाशित हुई थी 14वीं शताब्दी। तो सबसे पहले काव्यादर्श, फिर ध्वन्यालोक, फिर काव्य मीमांसा और फिर साहित्य दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में रचनाओं के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में रचनाकारों के नाम। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका, तो इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। फिर उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। उत्तरी भारत की संत परंपरा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं परशुराम चतुर्वेदी। और फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसके लेखक हैं बच्चन सिंह। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका और उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये तीनों प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ संप्रदायों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे उनके प्रवर्तक, तो इनको जो है मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है श्री संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? श्री संप्रदाय। तो इसके प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। फिर रुद्र संप्रदाय, तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी। इसके बाद सनकादि संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं निम्बाचार्य। और फिर राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं श्री हित जी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ रचनाकारों के नाम, तो इनको मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सोम प्रभु सूरी। इसके बाद प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, इसके लेखक हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। फिर कुमारपाल चरित, तो कुमारपाल चरित के लेखक हैं हेमचंद्र। और फिर हम्मीर रासो, तो हम्मीर रासो के लेखक हैं शारंगर। तो कुमारपाल प्रतिबोध के लेखक हैं सोम प्रभु सूरी। फिर प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं मेरुतुंग। फिर कुमारपाल चरित के लेखक हैं हेमचंद्र। और फिर हम्मीर रासो के लेखक हैं सारंगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो सूची 1 में संपादकों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में पत्रिकाओं के नाम, तो इनको मिलान करना है कि कौन सा पत्रिका जो है किस संपादक के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये कवि वचन सुधा के संपादक माने जाते हैं। फिर प्रेमचंद, ये हंस पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये सरस्वती पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। और फिर अज्ञ, ये प्रतीक पत्रिका के संपादक माने जाते हैं।
कवि वचन सुधा, हंस और सरस्वती, ये 3 पत्रिका जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं और कई बार जो है इनसे जुड़े प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि इनके संपादकों का नाम क्या है, तो ये जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में ग्रंथों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में रचनाकारों के नाम। तो सबसे पहले आता है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। तो काव्य और कला तथा अन्य निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। फिर शेष स्मृतियाँ, तो शेष स्मृतियाँ के लेखक हैं रघुवीर सिंह। फिर मेरी जीवन यात्रा, इसके लेखक हैं राहुल सांस्कृतायन। और फिर श्रृंखला की कड़ियाँ, इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। तो काव्य और कला तथा अन्य निबंध, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। फिर शेष स्मृतियाँ, इसके लेखक हैं रघुवीर सिंह। फिर मेरी जीवन यात्रा, इसके लेखक हैं राहुल सांस्कृतायन। और फिर श्रृंखला की कड़ियाँ, इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और इनको जो है सुमिलित करना है कवियों के साथ। तो सबसे पहले पंक्ति आती है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। तो मौन ही अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो इसके लेखक हैं अज्ञ। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। तो इसके लेखक हैं मुक्तिबोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में पात्रों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में नाटकों के नाम। तो कौन सा पात्र किस नाटक के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले आता है पन्नदत्त। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो पन्नदत्त किस नाटक का पात्र है? तो ये स्कंदगुप्त नाटक के अंतर्गत आता है। इसके बाद हेरूप, ये कलंकी नाटक का पात्र है। इसके बाद ओकाक, ये सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक का पात्र है। गालब, ये माधवी नाटक का पात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मिलान करना है। सूची 1 में एकांकियों के बारे में कहा गया है और सूची 2 में एकांकीकारों के बारे में। तो कौन सा एकांकी किस एकांकीकार के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले जोंक, ये बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है, आपने अवश्य पढ़ा होगा जोंक। तो जोंक एकांकी के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। फिर शिवाजी का सच्चा स्वरूप, शिवाजी का सच्चा स्वरूप, इसके लेखक हैं सेठ गोविंददास। फिर प्रतिभा का विवाह, इसके लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद। और फिर पृथ्वीराज की आंखें, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है, पृथ्वीराज की आंखें। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो सबसे पहले आता है काव्य में अभिव्यंजनावाद। काव्य में अभिव्यंजनावाद, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। सुधांशु इनका उपनाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर रस पीयूष निधि, इसके लेखक हैं सोमनाथ। फिर रस कलश, इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। और फिर हिंदी नवरत्न, इसके लेखक हैं मिश्र बंधु। तो काव्य में अभिव्यंजना वाद, इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। फिर रस पीयूष निधि, इसके लेखक हैं सोमनाथ। रस कलश के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। और हिंदी नवरत्न, इसके लेखक हैं
मिश्र बंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग, घ, ड, ढ, प, फ तथा द और ध में से अघोष ध्वनि कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प और भ। प और फ जो है ये अघोष ध्वनि के अंतर्गत आता है, प और फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम दहिन मिश्र की कृति का नाम क्या है? तो राम दहिन मिश्र की कृति का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। तो हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा जो है ये चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव दास से नहीं बल्कि चिंतामणि त्रिपाठी से जो है रीतिकाल का आरंभ हुआ था। और ये प्रश्न भी जो है कई बार पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? तो हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? तो ये दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो पंक्ति पढ़ते हैं। बालचंद विद्यावई भाषा दुहु नहीं लगई दुज्जन हासा। तो इस पंक्ति के लेखक हैं विद्यापति। बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है, आप इसको नोट कर सकते हैं, कई बार ये पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुख और सुकी द्वारा कथा का वर्णन किसमें किया गया है? तो सुख और सुकी द्वारा कथा का वर्णन जो है किसमें किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पृथ्वीराज रासो। संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और पंथ में हुआ था। तो संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन जो है और किस पंथ में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नाथ पंथ में। तो नाथ और संत इन दोनों पंथ में शब्द या शब्द का प्रचलन हुआ था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक दोहा दिया गया है, बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो दोहा पढ़ते हैं। कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, साच झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार। तो इस दोहे के लेखक कौन है? तो कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, साच झूठ समझे नहीं ना कछु किया विचार। तो इसके लेखक हैं दादू दयाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मध्वाचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी एक पंक्तियाँ दी गई है, बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। कहा करो बैकुंठी जाए, जहाँ नाही नंद जहाँ ना जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय। तो इस पंक्ति के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो इसके लेखक हैं परमानंद दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? तो ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? तो इसके लेखक हैं शेख नबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गगन हुता नहीं मही, हुती हुते चंद नहीं सुर, ऐसे अंधकार मह रचना मोहम्मद नूर। तो ये दोहा जायसी के किस काव्य कृति के अंतर्गत आती है? तो फिर से पढ़ते हैं। गगन हुता नहीं मही, हुती हुते चंद नहीं सुर, ऐसे अंधकार मह रचा मोहम्मद नूर। तो इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी और ये अखरावट काव्य कृति से ये दोहा लिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी एक पंक्ति दी गई है, बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो पंक्ति पढ़ते हैं। कमल दल नैननी की उन्मानी, बिसरत नाही सखी, मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। तो इसके लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रहीम। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। तो इसके लेखक हैं तुलसीदास।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किसके लिए है? तो फिर से पढ़ते हैं। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। तो रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन किसके लिए कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी के लिए ये कथन कहा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीन भय जल मीन अधीन कहा कति मो अकुलानी समाने नीर स्नेही को लाय कलंक निराश हवे कायर त्यागत प्राणे। तो यहाँ पे जो नीर स्नेही शब्द दिया गया है तो ये किस अलंकार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सभंग पद श्लेष। तो सभंग पद श्लेष अलंकार के अंतर्गत आता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिखारीदास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? तो भिखारीदास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सर्वांग विवेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। तो यहाँ से जो है ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, ये कथन किसका है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक दोहा दिया गया है, बताना है कि इसमें जो है किसका वर्णन किया गया है और इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले दोहा पढ़ते हैं। जहाँ कलह तह सुख नहीं कलह सुखन को उपसूल सबे कलह इक राज में राज कलह को मूल। तो इस दोहे के द्वारा अतीतकालीन चित्तवृत्ति का वर्णन किया गया है और इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं नागरीदास। तो फिर से पढ़ते हैं। जहाँ कलह तह सुख नहीं कलह सुखन को सूल सबे कलह इक राज में राज कलह को मूल। तो इस दोहे में जो है अतीतकालीन चित्तवृत्ति का वर्णन किया गया है और इसके लेखक हैं नागरीदास या नागरी दास इसके लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कथन दिया गया है, बताना है कि इसके लेखक कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलाता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ये कथन किसका है? तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए और इसी के साथ जो है हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमारा क्लास नंबर 8 था और अब तक जो है हमने 800 प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लिए हैं। कल हमारा 9 नंबर क्लास शुरू होगा और कल भी हम 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे और बहुत जल्द हम 1000 प्रश्न उत्तर हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा क्लास तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।